हो गया है आपको गुड न्यूज टुडे पर देश की बात सुनाने का। देश की तरक्की में डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक अहम भूमिका निभाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लगातार नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस करते रहते हैं। इनकी इनोवेटिव सोच से ही आम लोगों की जिंदगी की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। आज देश की बात में आपको ऐसे ही लोगों की कहानियां दिखाने जा रही हूं। साल 2004 में एक फिल्म आई थी, स्वदेश। ये फिल्म अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में काम करने वाले एक एनआरआई साइंटिस्ट के भारत लौटने की कहानी थी, जिसका किरदार शाहरुख खान ने निभाया था। आज देश की बात में आपको दिखाते हैं रियल लाइफ के वैज्ञानिक पराग नार्वेकर की कहानी, जो 12 साल नासा में काम करने के बाद भारत लौट आए और अपने अनुभव से देश के किसानों के लिए हाई टेक वेदर स्टेशन बनाया। उनका बनाया ये वेदर स्टेशन खेती-बाड़ी के काम को आसान और बेहतर बनाने में वरदान साबित हो रहा है। There's two parts. One is like looking in the space for the space exploration. यानी कि अभी जैसा कि एक उदाहरण दिया जाए तो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया है लास्ट ईयर नासा ने, तो वो देख रहा है कि कहाँ तक यूनिवर्स पहुंचा है। यानी कि बिग बैंग थियरी का भी वो एक्चुअली इज ट्राइंग टू वेरीफाई द बिग बैंग थियरी वेदर इट हैज हैपेंड और नॉट। तो वो किस्म का रहता है, उसको स्पेस एक्सप्लोरेशन करते और स्पेस में क्या क्या अवेलेबल है, कैसे ग्रह अवेलेबल है। तो सिमिलरली द अदर पार्ट ऑफ स्पेस एजेंसीज लाइक आप नासा बोलो, इसरो बोलो, यार कौन सी भी स्पेस एजेंसी, उसमें दूसरा पार्ट रहता है ऑब्जर्विंग, अर्थ ऑब्जर्विंग। तो वो क्या करते हैं, स्पेस में से अर्थ को देखते हैं, तो अर्थ पे कैसे प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। मेरा जो काम था नासा में जाने के बाद, आईआईटी के बाद, वो था अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम के डेटा पर काम करना। तो अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम का जो सैटेलाइट्स आते हैं तो हर किस्म की इमेज लेते सैटेलाइट की, अपना अर्थ सरफेस की। तो उसमें से हमको पता चलता है कि कहाँ पर कितनी ग्रीनरी है, कहाँ का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ पर कितना टेम्परेचर है। ये पूरा इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करके हम लोग बेटर वेदर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। या फिर हम लोग यानी कि अगर कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, यानी कि फ्रॉम वॉट एवर एनवायरमेंटल इवेंट हैपन, आप सुनामी बोलो, या फिर आप अगर बोलोगे कि कोई तो अपना सैलिनिटी बढ़ रहा है, या फिर अपना नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां का अगर आइस शीट्स घट रहा है, उसके वजह से कुछ क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो पूरा स्टडी से स्पेस एजेंसीज करते। तो अभी वहां पर था तो ये अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम यूज करते। अभी अगर हमारे लिए अभी अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम क्या कर रहे हैं अभी, तो वेदर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा सोर्स नहीं है जमीन पे, वी हैव ओनली सोर्स दैट वी हैव सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट से जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसका यूटिलाइज करके हम लोग फिर वो वेदर प्रेडिक्शन करने का। इसमें कैसे होता है इन वेस्टर्न कंट्रीज, तो वहां पर जैसे कि मुझे अभी अगर आप यूएस यानी कि अमेरिका में देखो, तो व्हाट हैपेंस देयर इज दैट द यूनिवर्सिटीज, द गवर्नमेंट एजेंसीज, और अगर आप बोलोगे कि ऐसे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस है, दे गेट कनेक्टेड। वो सब कनेक्ट होके ये सब डेटा का कैसा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसका भरपूर फायदा वो लोग उसके यूटिलाइजेशन के निकालते। तो किसान भी वहां के ये टेक्नोलॉजीज का फायदा बहुत करके लेते। अभी ये जो गैप है, तो इंडिया में मुझे लगा कि यहाँ पर उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज है कि वहां पर जैसा ये
जो कोलैबोरेशन चलता है डिफरेंट एजेंट्स के बीच में, तो हमारे लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कोलैबोरेशन होना, सबके बीच में काम करना। बिकॉज इन इंडिया वी हैव वेरी बिग स्कोप, और उतना ही फार्मर जो है, तो फार्मर तक अभी तक कुछ पहुंचा ही नहीं। हम लोग एक जगह पे बैठ रहे, फार्मर तो बहुत दूर है फार्म में। अभी हमारे यहाँ पर तो बहुत रिमोट लोकेशंस है फार्म, तो हर जगह पर एक्सपर्ट जाके उनको ये नहीं कर सकता। तो उसके लिए कैसा है कि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। अभी यहाँ से आप तो एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, तो सैटेलाइट से आपको पता चलता है कि यहाँ पर वेदर कैसे है, क्या कैसे, लेकिन जमीन में क्या हो रहा है वो कैसा पता चलेगा। तो उसके लिए वहां पर सेंसर्स लगाना बहुत जरूरी रहता है। तो बेसिकली अगर आप लोग सेंसर डिप्लॉय करते हैं किसी भी फार्म में, जैसे कि हम लोग अभी नासिक में बैठे हुए, आप कहो कि मुंबई में है, तो आपके पास अगर फार्म लैंड है या आप किसी फार्मर को हेल्प करना चाह रहे, तो आपको पूरा नॉलेज है तो फार्मिंग का, वहां पर क्या देना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, तो फार्मर के इतने पास नॉलेज रहता नहीं, आपके पास नॉलेज है। तो बंबई में बैठ के आप लोग कैसे यू कैन सपोर्ट हिम। तो उसके लिए अगर वहां का सेंसर का डेटा आपके पास आ जाए, आपको पता लगे कि वहां पर पानी कितना है इसके फार्म में, अभी रियल टाइम में पानी कितना है उसका, वहां पर वो अपना ठीक तरह से फर्टिलाइजर उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, उसका पीएच लेवल कैसे है, उसका ट्रांसपिरेशन कैसे चल रहा है, ये अगर आपको वहां पर बैठ के पता चले, तो यू कैन सजेस्ट हिम समथिंग, हाउ टू डू इट, वेयर टू डू इट, और उसका बेनिफिट लेके वो अपना यील्ड इंप्रूव कर सकता है। पराग नार्वेकर ने वेदर स्टेशन के 3 मॉडल बनाए हैं। इसमें सबसे एडवांस मॉडल 5 किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकता है। नार्वेकर मानते हैं कि 1-2 किसानों के लिए इसे खरीदना महंगा पड़ेगा, इसलिए वो किसानों के समूह में इस वेदर स्टेशन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए उन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सह्याद्री फार्म से हाथ मिलाया है। पर वेदर स्टेशन क्या होता है, उसमें वेदर स्टेशन में वेदर के सेंसर लगे रहते हैं, तो उसमें से हमको पता चलता है कि हवा कैसे चल रही है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना स्पीड से जा रही है, फिर वहां पर सोलर रेडिएशन कितना आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर छाव नहीं है, यहाँ पर अभी धूप पड़ रही है, तो अलग किसी फार्म में छाव पड़ी रहेगी, वहां पर धूप नहीं रहेगी। के प्रोडक्ट बनाए, एक तो वेदर का लेने के लिए, दूसरा रहता है कैनोपी मेजरमेंट, कि पत्तियों पे पानी कितना पड़ रहा है, पत्तियों में टेम्परेचर आर्द्रता कितनी है, उसके लिए अपना कैनोपी सेंसर्स लगाए, और फिर जमीन में क्या चल रहा है, क्योंकि सैटेलाइट तो ऊपर से देख रहा है, जमीन के अंदर उसको पता नहीं है, तो वहां पर एक तो जमीन का सेंसर लगना जरूरी है। तो जमीन के अंदर जो सेंसर डालते हैं उसको हम लोग सॉइल मॉइस्चर सेंसर या कंडक्टिविटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, सॉइल का मेजर करने के लिए। तो ये जो सेंसर है, वहां से हमको डेटा अगर आ जाता है कि आज अगर उस फार्मर को पता चला कि आज उसके यहाँ पर बहुत पानी कम हो गया है, तो आज उसको पानी देना जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी एटलीस्ट ग्रेप फील्ड में कैसा रहता है कि पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो पानी अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो भी रूट क्लॉग हो सकते हैं, कुछ अदर इश्यूज आ सकते हैं, तो उसका आपका डायरेक्टली यील्ड पे परिणाम हो सकता है। तो टू अवॉइड दैट, इफ वी हैव लाइक सम काइंड ऑफ लाइक सेंसर विच आर टेकिंग कंटिन्यूअसली डेटा, तो उसका स्ट्रेस भी जरूरी है पानी का। वो स्ट्रेस देने के बाद वो अच्छा फूलना यानी कि पसंद करते अपना पौधे, तो वो होने के बाद यू टेक दैट द डेटा एंड यू टेल हिम व्हेन एग्जैक्टली टू इरिगेट, तो इरिगेशन कब होना चाहिए वो आप उनको बता सकते हैं। मेरा ये तीसरा साल है कि हमने ये वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया है। ये वेदर स्टेशन इंस्टॉल करने में जो हमारी सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसमें, और पराग सर ने मतलब 4 साल की मेहनत से वो बनाया है। अगर ये सेंसर सिस्टम इंस्टॉल की गई है तो उससे क्या हो रहा है कि हमें जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जो हवा में क्या चेंजेस हो रहे हैं, विंड स्पीड कितना है, विंड डायरेक्शन क्या है, एयर टेम्परेचर कौन सा है, तो वो हिसाब से कब बारिश गिरने वाली है, कब कौन सी सिचुएशन तैयार होने वाली है, वो हमें कम से कम 2 या 3 दिन पहले पता चलता है। तो उस हिसाब वो पता चलने की वजह से हम उसके लिए जो भी कोई एक्शन लेनी है प्रिवेंटिव, वो हम ले पाते हैं। ये सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा है कि इसमें जो सेंसर बिठाया है वो जो कैनोपी है, जहाँ पत्ते रहते हैं हर क्रॉप के, हर पिक के, तो उसमें एक सेंसर बिठाए रहते हैं। तो उसमें से हमें उसकी ह्यूमिडिटी, उसका क्लोरोफिल कितना है, वो कितना हरा है,
उसके बारे में पता चलता है। उसमें कौन से डिसीज मतलब कौन सा रोग आने वाली है, कौन सी कीड़ा आने वाली है, इसके बारे में हमें जल्द से जल्द पता चलता है। उसका अलर्ट हो जाता है हमें कि थोड़ा सा इंसिडेंस हो रहा है तो आप जल्दी से कोई ना कोई उसके लिए एक्शन लीजिए। तो उसके वजह से ज्यादा नुकसान होने से पहले ही हमारा काम करना पड़ता है। उसका बेनिफिट मिल रहा है कि हमें जो नीचे के सेंसर है उसमें से हमें जमीन में पानी कितना बाकी है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, उसमें सॉल्ट्स कितने आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें जल्द से जल्द पता चलती है। तो वो चीजें पता चलने की वजह से हमारे फर्टिलाइजर भी कम हो रहे हैं और हमें जमीन में ज्यादा कम केमिकल यूज कर रहे हैं। तो हमें इस टेक्नोलॉजी से आज नहीं लेकिन 3-4 साल में मुझे विश्वास है कि हम जो हमें हमारे अगली जो जनरेशन है उसको अच्छी जमीन वापस दे पाएंगे। इसके लिए हमें पहला कदम हमने रख दिया है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है जो नासा से गेन की हुई है, लेकिन जो एक फार्मर पिछले 15 साल से फार्मिंग कर रहा है तो उसका जो नॉलेज बेस है उसको पता रहता है कि उसका यील्ड कैसे लाना है। तो बीच में वो जो ट्रबल आने लगते हैं कि मिट्टी में कुछ ज्यादा होना या फिर वेदर का कुछ अलग होना, ये जो रहता है तो उसको ट्रबल अननोन ट्रबल रहते। तो उसमें अगर हम लोग उसको कुछ सपोर्ट करें, यानी कि न्यू जनरेशन है तो उसमें अगर कुछ एक्सप्लोर करे कि ये जो वेदर प्रॉब्लम्स है या कुछ ऐसे कुछ नए नए इसका अटैक्स है वो आ रहे, तो उसमें अगर एक्सप्लोर करे तो उसका बेनिफिट फार्मर को बहुत हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जरूरी है कि फार्मर जैसे प्रोड्यूसर कंपनी का जो एक फंडा है तो सब फार्मर इकट्ठा आके एक काम करे। जैसे कि अभी पहले तो सह्याद्री सिर्फ एक थी, अभी उसके जैसे उन्होंने अपना 48 रोल मॉडल बनाया, छोटा छोटा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। पराग नार्वेकर ने इन किसानों की मदद के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे उनको ये पता लग सके कि बारिश कितने दिन पहले आने वाली है या फिर किस तरीके से जो है वो जीव जो है वो अपनी क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस सिस्टम को उन्होंने वेदर सिस्टम का नाम दिया है, जिससे मिट्टी में कितनी नमी है वो भी पता चलता है। ऐसे में नासिक में 350 से 400 ऐसे किसान हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी से उनको काफी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के दौरान बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना अपना काम किया जाए, लेकिन लाखों रुपए की नौकरी छोड़ ये कदम उठाने की हिम्मत कुछ लोग ही कर पाते हैं। आईआईटी से पढ़े दिल्ली के एक कपल ने ये हिम्मत दिखाई और महज 4 साल में अपने स्टार्टअप को प्रॉफिट वाली कंपनी में बदल दिया। मनीष गुप्ता और उनकी पत्नी राशि गुप्ता मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिजनेस में काम करने के तौर तरीके को बेहद आसान बना रहे हैं। रेजो पिछले 4-4.5 साल से हमने शुरू करी थी। रेजो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है जो कि कंपनीज और उसके कस्टमर्स के बीच की जो दूरियां हैं उसको कम करता है। आप इमेजिन करिए, आपको बैंक में जाके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, आपका चेक जो है बाउंस हो गया है, आपका एटीएम कार्ड नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आज आप या तो बैंक जाएंगे या आप उनको फोन करेंगे तो आपको 15-20 मिनट आधे घंटे की वेटिंग रहेगी। कॉल कट गई तो 2 मिनट बाद जब आप कॉल करेंगे तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। वो एक सबका पेन पॉइंट है। उसको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेजो का प्रोडक्ट है। रेजो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें 1 मिनट में आपके लिए सॉल्व कर देगा। वो आज ये प्रोडक्ट मार्केट में हर कंपनी चाह रही है। इनफैक्ट हम सबसे बात कर रहे हैं, कंपनीज हमारे पास आ रही हैं कि ये प्रोडक्ट उनको चाहिए डिप्लॉय करें, ताकि जो हमारे एंड पॉपुलेशन है, एंड लोग हैं, यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं,
उनका एक्सपीरियंस, उनका जो प्रॉब्लम है, उनके समय की वैल्यू करते हुए ये प्रॉब्लम्स फटाफट सॉल्व करवाएं। और कंपनीज भी ये चाह रही हैं कि ये कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करें एंड कस्टमर का, और चीजें आगे चलें, फास्ट ट्रैक चलें। So it was a very difficult call. Majorly happened because Manish को, my co-founder, also my best better half, उनको entrepreneurship का बहुत ज़्यादा था। उन्होंने, और मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, इन द सेंस मेरे को प्रिव्यू भी नहीं था, ना मैंने ऐसे लोगों के संग काम किया था। सो द आइडिया वाज ही वाज गोइंग इन अ डायरेक्शन। मैं किसी 2-3 कंपनीज के संग काम कर रही थी एंड आई कुड सी कि यार इतना पॉसिबिलिटीज, इतना इमेंस था ऑफ ग्रोथ, ऑफ ब्रिंगिंग इन ऑटोमेशन, बट वो अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। हर टाइम जो हम आइडिया प्रपोज करते दैट यूज टू की कि यार करेंगे, बताएंगे, वो होल्ड पे रख देते थे। तो फिर सोचा यार कितना दिन तक आप वो नहीं करोगे जो आप करना चाहते हो। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। एंटरप्रेन्योरशिप आता नहीं था, कैसे करोगे, फंड कहाँ से लाओगे, फंडिंग होती कैसे है, राइट? मतलब ये सारे ऐसे जार्गन्स हैं जो आदमी जाता है, आई थिंक आप हर एरिया में पीएचडी कर सकते हो इसमें, बट इट इज सो डिफिकल्ट अ साइंस। बट वो समहाउ वो माहौल बनता गया एंड वी वेंट फॉर इट। हमेशा से बिजनेस के बारे में सोचा था, शायद नहीं। मैं एक सर्विस क्लास को बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास को। फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अब रिटायर हो गए, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। बट हम एक बहुत छोटी फैमिली थी, है इनफैक्ट, और लेकिन कभी भी बिजनेस के बारे में दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हमेशा से बचपन से माँ बाप का यही सपना था कि बच्चे सही पढ़ाई करें, पढ़ाई करके अपना नौकरी करें और लाइफ आगे जिए, और हमें भी वही दिखता था। मुझे तो स्पेशली वही दिखता था, तो वही देखा, वही किया। लेकिन जब इंडस्ट्री में आए, समझ में आया चीज़ें और बड़ी हो सकती हैं। थोड़ा देश के बाहर भी कुछ समय लगाया, काम किया, घूमे, तो समझ में आया चीज़ें और भी बड़ी हैं जो करी जा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जब लगा कि यार ये गलत कॉल ले लिया है। एंड वो इफ आई टॉक अबाउट, मतलब वो थोड़े से मोमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं वो क्या मोमेंट्स थे, तो एक मोमेंट था कि यू नो एज अ फैमिली कहीं घूमने जाना है एंड आप जा ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज द पॉइंट इज जो भी हम कमा रहे थे कंसल्टिंग से, कुछ भी कर रहे थे, एवरीथिंग वो हमारा वापस प्रोडक्ट में जा रहा था। दूसरा एक पॉइंट था एट द टाइम ऑफ कोविड, यू नो टीम बड़ी हो गई थी, कुछ 20 लोगों की टीम हो गई थी। कोविड ने सडनली बिजनेसेस केम टू अ स्टैंड स्टिल। हमारे को जो ग्रोथ दिख रहे थे, जो सोच रहे थे, एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल। कुछ लोग थे कंपनी में जिनको पूछा गया कि यार हम आपकी सैलरी नहीं दे, 5-6 महीना आप कर लोगे हमारे संग काम? एंड सम ऑफ देम वर सो गुड हार्टेड, उन्होंने बोला हाँ चलेगा, क्योंकि वो उनका भी जज्बा वही था जो हमारे से मीट करता था। सो वेरी डिफिकल्ट टाइम। अगर आपको ऐसे लोग मिल जाएं तो इट्स यू नो इट बेसिकली गार्ड्स यू, इट हेल्प्स यू इन अ बिग वे। तो करीब 15 साल इंडस्ट्री में काम किया, और ज़्यादातर मैंने स्टार्टअप्स के साथ काम किया एज नौकरी की तरह। तो हमेशा से मन तो था कि अपना एक बिजनेस शुरू करें। एक दो बार कोशिश भी करी, कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बट ये तो था कि करना है खुद। और साथ में राशि जो मेरी वाइफ भी हैं, एंड राशि का डेटा साइंस का बैकग्राउंड है, तो समय के साथ हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक बिजनेस प्रॉब्लम मिली, जहां पे हमें दिखा कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जहां पे मेरा जो एक्सपर्टीज है वो काम आता है, जहां पे राशि का एक्सपर्टीज है वो काम आता है, एंड दोनों कन्विंस थे। सो दैट्स व्हेन वी थॉट कि अब ये टाइम आ गया दैट हम अपना सब चीजें छोड़ के एक अपना बिजनेस चालू करें। मनीष ने बताया कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि उन्हें लगा कि उनका बिजनेस डूब जाएगा, लेकिन कहते हैं कि अगर ठान लो तो मंजिल तक पहुंचने का जरिया मिल ही जाता है।
वो एक AI पावर्ड कॉन्टैक्ट सेंटर है। तो आप अगर एक टिपिकल कॉन्टैक्ट सेंटर को देखें जो ह्यूमनली लेड होता है, हम AI पावर्ड कॉन्टैक्ट सेंटर है। काम वही कर रहे हैं जो एक ह्यूमनली पावर्ड कॉन्टैक्ट सेंटर करता है। हम हमारे पे वर्चुअल बॉट्स हैं जो एग्जैक्टली सेम वही करते हैं जो ह्यूमनली पावर्ड कॉन्टैक्ट सेंटर करता है। ऐसे ही मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया था एंड वहाँ पे मेरे साथ भीड़ में एक सज्जन खड़े थे। वो भी हमारी तरह स्टार्टअप शुरू करके बैठे थे। तो वो भी थोड़े दुखी थे, हम भी दुखी थे। हमने भी अपनी दुखी वाली दास्तान उनको सुनाई, उन्होंने भी सुनाई हमें। फिर वो कहते हैं जो तुम ढूंढ रहे हो वो एक लॉजिस्टिक कंपनी वाला सोल्यूशन ढूंढ रही है, तुम उनसे जाके बात कर लो। तब तक कॉन्फिडेंस थोड़ा टूट गया था। तो हमने उनको बोला कि यार वो इतनी बड़ी कंपनी हमें कहाँ प्रोजेक्ट देगी। कहता जाके मिलके तो आओ। हमने उनको मेल लिखा एंड मौके की बात है 2 घंटे में जवाब आ गया कि अगले दिन मिल लो। एंड देन उसके बाद 1 महीने में हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया और उससे हमें एटलीस्ट एक होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, वो हुआ। शायद अगर वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हम और 2-3 महीने बाद बंद कर देते। जब हमने पहली बार जो मेरा इस टाइम लार्जेस्ट क्लाइंट है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, बट मेरा उनके संग ऑनबोर्डिंग ऐसा हुआ था कि मैं उनके संग कॉन्वर्सेशन कर रही थी और मैं उनको एक डेमो दिखा रही थी। उस टाइम हम केवल चैट बनाते थे। हमारे को चैट बनाते बनाते इनके संग कॉन्वर्सेशन, उन्होंने कहा आप वॉइस पे काम कर सकते हो, आप स्पीच पे काम कर सकते हो। एंड मैंने बोला हमने कभी वॉइस पे काम नहीं किया। उनको मेरे काम को या मेरे प्रोफाइल को देखकर उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर लूंगी। एंड मैं ऑब्वियसली, आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के सामने बैठे हो, आप उसको ना नहीं कर सकते हो। तो मैंने हाँ किया और मैं वापस आ गई। एंड जब मैंने मनीष को एंड हर्ष को बताया ये वाली चीज़ कि हमारे को ये वाली एक अपॉर्चुनिटी मिली है, सो उन्होंने बोला क्या बेच के आए हो, ये तो हमने बनाया नहीं है, कभी बनाएंगे कैसे। सो आई एम थैंकफुल कि उन्होंने हमारे को उस डायरेक्शन में पुश किया। अगर वो पुश ना करते तो शायद जो मैंने इस टाइम जो रेजो का अवतार है वो रेजो का अवतार ही नहीं होता, बिकॉज हम बहुत अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। तो जैसे जैसे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो आपको एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं जो आप शायद सोच भी नहीं सकते हो। हमारे को वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट सेंटर बनना है। इट्स अ अर्ली मार्केट, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं मार्केट में। देयर आर पीपल जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बट बहुत अर्ली डेज है। देयर इज यहाँ पे स्पेस ही स्पेस है काम के लिए। मेडिकल सेंटर में काफी तरक्की की है, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अच्छे अस्पताल और बढ़िया डॉक्टर्स नहीं हैं। गांवों में रहने वाले लोगों को अच्छा इलाज कैसे मिले, ये आज भी एक चुनौती है। इस मामले में एक अच्छी कोशिश रमन नाम के नौजवान ने की है। रमन ने एक डिजिटल स्मार्ट क्लिनिक बनाया है। इसके जरिए गांव में रहने वाले लोग बड़े शहरों के, बड़े अस्पतालों के, बड़े डॉक्टर्स से अपना इलाज करा सकते हैं। उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होगी। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हुए आप थक जाते हैं तो सोचते हैं कि अब कहां जाया जाए। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े डॉक्टर्स से मिलना तो समझिए कि अपने आप में बड़ी जद्दोजहद है और कई बार ये नामुमकिन सा लगने लगता है। ऐसे में सोचिए कि जब आप एम्स के डॉक्टर से या फिर बड़े हॉस्पिटल जो नामी हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर से सीधे वीडियो कॉलिंग से बात कर पाएं तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये पॉसिबल है।
और वो भी जरा से पैसे खर्च करिए और आप आसानी से उन डॉक्टर से बात करते हैं जिनका नाम आपने अखबारों में या फिर बड़ी बड़ी मैगजीन्स में पढ़ा है। शायद यही सोच है इस पूरे प्रोजेक्ट की कि आपके ग्रामीण इलाके को उन डॉक्टर्स के साथ जोड़ने की जो केवल अब तक सिर्फ नाम बन के थे या फिर जिन तक पहुंचने की आपको कभी उम्मीद नहीं थी। सर, स्मार्ट क्लिनिक डिजिटल ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन का एक अपग्रेडेड वर्जन है। जब भी हम बात करते हैं हमारे देश की, जहां पे 70% से ज्यादा आबादी अभी भी गांव देहात में रहती है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बस फोन पे डॉक्टर कंसल्टेशन लेके संतुष्ट हो जाए, जो कि होना बहुत मुश्किल है अभी भी हमारे देश में। जब आप गांव देहात की बात करते हैं तो जब तक कोई आपकी नब्ज न टटोले, कुछ आपको छुए ना, तब तक लोगों को लगता नहीं कि डॉक्टर ने देखा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है कि जो मेरे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे गांव देहात में जाके वापस काम कर पाए। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड स्ट्रक्चर बनाया जाए, जो कि किसी भी मोहल्ले, किसी भी बस्ती, किसी भी कस्बे में जाके 40 स्क्वायर फीट का खड़ा हो जाएगा। आम जनता वहां आएगी, वहां पे डॉक्टर डिजिटली मौजूद होगा और नर्स फिजिकली मौजूद होगी। तो जैसे ही कोई स्मार्ट क्लिनिक में घुसता है और वो अपना कंसल्टेशन चालू करवाता है, तो वहाँ पे डिजिटल ऑटोस्कोप है, जो मैंने अगर यहाँ पे अपने सीने पे लगाया और डॉक्टर मेरा एम्स में मौजूद है पटना में, तो उसको वो चीज़ आवाज़ बहुत आसानी से सुनाई दे जाती है। तो डॉक्टर को हकीकत में सामने आके आपके सीने को आपको छूने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी बैठे हो, डॉक्टर आपके दिल की धड़कन सुन सकता है। क्या उम्र है आपकी? 22 साल लोगों। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। दर्द होता है, पहले भी कभी कभार अचानक होता है, जैसे वैसे तो कभी खूब भगता रहूंगा तो नहीं होगा, कभी अचानक ऐसा होता है तो चल भी नहीं पाता हूँ। कभी कभार होता है जैसे चलता रहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे बाई चांस कभी कभार होता है ना, तो खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ, ऐसा समझ लो। कहाँ पे दर्द होता है? यहाँ पे और दिखाऊंगा। कैमरा एक बार वहाँ पे दिखाइए। 2 मिनट पीछे में दबा लीजिए। गले का इन्फेक्शन है, ऑटोस्कोप से देखा जा सकता है। स्किन का इन्फेक्शन ऑटोस्कोप से देखा जा सकता है। आपका ईसीजी हो सकता है वहीं स्मार्ट क्लिनिक में। और एक आम जनता को ये मूलभूत सुविधाएं देना हमने सोचा कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हमने सर, पूरी टीम ने, हमारी टेक्नोलॉजी टीम ने दिन रात मेहनत करके, डॉक्टर्स की टीम ने रिसर्च करके, हमने एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो कि बड़ी आसानी से किसी को भी डिजिटल सॉल्यूशन दे सकता है। फिजिकल प्लस डिजिटल सॉल्यूशन। तो मेरा बीपी फ्रिक्वेंटली लो रहता है और कुछ टाइम से मुझे शॉर्टनेस भी हो रही है ब्रीदिंग में, एंड आई डू नॉट फील वेरी एनर्जेटिक। क्या काम करते हैं? आई एम वर्किंग एज अ लीड फार्मासिस्ट इयॉन मेड में। और आपका दिन भर का ये वर्क टू आपका फोन का डिस्टेंस कितना होगा अप्रॉक्सिमेटली? डिस्टेंस और फोन के ट्रैवलिंग टाइम नॉट मोर देन हाफ एन आवर। तो एक्चुअली सिंस अभी गर्मी चल रही है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो और ह्यूमिडिटी भी है, तो ऐसे में ये पसीना ज्यादा बहता है। तो ड्यू टू एक्सेस ये पसीने की वजह से बॉडी पे सॉल्ट की कमी होती है। तो जब सॉल्ट की कमी होती है तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आपको जल्दी थकावट हो जाएगी और जल्दी ये प्रॉब्लम होने लग जाएगी। आखिर ग्रामीण इलाके में स्मार्ट क्लिनिक काम कैसे करता है, कैसे गांव के लोग सीधे देश भर के बड़े डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, इस चीज को समझाने के लिए हम फिलहाल स्मार्ट क्लिनिक में हैं और एक डेमो के जरिए आपको समझाएंगे आखिर कि किस तरीके से ये स्मार्ट क्लिनिक काम करता है। कोई डिटेल्स मेरी आपके पास आ जाएंगी, उसके बाद आप इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या हमको देंगे दवाइयों के माध्यम से और किस तरीके से ये प्रिस्क्रिप्शन हमको मिलेगा। हाँ, तो जो ये स्मार्ट क्लिनिक जो आप जिसमें आप दिस इज ऑलरेडी इक्विप्ड विद प्रिंटर, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है, इसमें हम बैकएंड पे जो डॉक्टर है बैठे हुए जो भी रहेंगे, मैं हूँ अभी या कोई और रहेंगे, तो वो यहाँ पे जो भी डेटा मिल रहा है वो एंटर करते जाएंगे और ये प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में प्रिंट होकर आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि शायद टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है।
ये सीधे के सीधे कुछ पैरामीटर्स हैं जो डॉक्टर्स अमूमन चेक करते हैं और उन्हीं के आधार पर चीजों का आगे बढ़ा। बहुत आराम से मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूँ मैं अपने जहाँ स्टेबल कर लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ स्टेबल कर लिया। अब आप पिक्चर देखिए, कितनी क्लियर पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। आराम से हजारों किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि आपको फिलहाल कौन सी स्किन डिजीज है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से उनको इलाज करना है। और ये सारी की सारी चीजें डिजिटल माध्यम से हो रही है। सिर्फ सामने आइए, बाकी सब की सब काम स्मार्ट क्लिनिक कर देगा। डॉक्टर आपको दवाइयां दे देंगे। स्मार्ट क्लिनिक से जितने भी डाटास हैं वो डॉक्टर्स के पास पहुंच जाएंगे और उसके आधार पर आपकी दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया जाएगा। तो एक ये डेमो है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जब आप स्मार्ट क्लिनिक के साथ जुड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर ग्रामीण भारत को आधुनिक भारत के साथ जोड़ने की सोच रमन ने रखी है, वो लगातार आगे बढ़े। तो डॉक्टर से बात करने के बाद जो भी हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर सामने निकल के आ गया है। इसमें लिखा गया है टैबलेट 2 ट्वाइस अ डे डेली अप टू 5 डेज, यानी 5 दिन तक आपको लेनी है। ऊपर डॉक्टर तुषार आनंद जिनसे हमने बात करी थी उनका नाम लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, नीचे सिग्नेचर्स हैं। जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है ये सेम वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन है। तो यानी सीधे तौर पर अगर समझें आप तो यहाँ पर सब कुछ हाईलाइट है। हमने अभी तक 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्टिंग किट्स निकाली। हमारे 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशंस हो चुकी हैं। इसके अलावा सर हम लोग ये चाहते हैं कि हर एक गांव, हर एक बस्ती में कोई भी इंसान मूलभूत डॉक्टर सेवाओं के लिए से वंचित ना रहे। अब उसके लिए सर ये पूरे स्टेट में जितनी जगह लगना हो लगे। हम चाहते हैं कि सरकारें हमारे साथ आएं, हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स हमारे साथ आएं, एनजीओज हमारे साथ पार्टनरशिप करें और कम से कम प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों तक, हर एक इंसान तक बड़ी सरलता से पहुंचाने में मदद करें। जिंदगी में कई प्रयास ऐसे होते हैं जिसमें तय किया जाता है कि आपको करना क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए आयाम स्थापित करते हैं और दूसरों के लिए अपनी राहें बनाते हैं। कोविड के दौर में हर कोई परेशान था कि आखिर किस तरीके से हेल्थ सेक्टर को भरा जाए। ग्रामीण इलाकों में लगातार कोविड की वजह से लोग परेशान हो रहे थे, हेल्थ सेक्टर लगातार डाउन हुआ था। ऐसे में कुछ लोगों ने मिलकर एक नई सोच के साथ कुछ चीजें स्थापित करी। शहरी डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों से जोड़ा और बड़े बड़े डॉक्टर्स की राय अब गांव के लोग ले पाएं, इस तरीके से नई चीज स्थापित करी और यही सोच लगातार स्मार्ट क्लिनिक के तौर पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इनसे देश पर बोझ बहुत पड़ता है क्योंकि तेल दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। दूसरा ये कि इनसे प्रदूषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। तो किया जाए? इस बारे में लगातार काम हो रहा है। एनर्जी का ऐसा नेचुरल सोर्स जिससे प्रदूषण कम से कम हो, उसकी जरूरत है। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा ही एक ऑप्शन है और अच्छी खबर यह है कि आईआईटी बॉम्बे ने इसके इस्तेमाल की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व आजकल प्रदूषण की मार से जूझ रहा है। ऐसे में देश और दुनिया में ऐसे कितने ही शहर हैं जहां पर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण किसी चीज से होता है वो होता है वाहनों से। अलग अलग फ्यूल हो या डीजल हो, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसी से पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो अब इन दोनों फ्यूल्स का क्या रिप्लेसमेंट है, वो आईआईटी बॉम्बे में काम कर रहे प्रकाश घोष ने ढूंढ निकाला है। अभी व्हीकल यूज करते हैं तो अभी हम लोग पेट्रोल डीजल से चलते हैं ज़्यादातर। अभी पेट्रोल डीजल जो हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, जिसके वजह से हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है। तो अभी ये प्रॉब्लम से अगर छुटकारा पाना है तो हम लोगों को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होता है। तो हम लोग जो अभी ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं वो ऐसा ही एक चीज़ है जिसमें हम लोगों को
कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होगा, इसीलिए हम लोग ग्रीन बोलते हैं। एक्चुअली मैं ये जो ग्रीन हाइड्रोजन में मैं काम कर रहा हूँ 22 साल से, तो ऑलमोस्ट 2000 साल में एक्चुअली मैंने पीएचडी किया था जब जर्मनी में, तब इसी टॉपिक में मैंने काम किया था। उसके बाद मैं जब इंडिया, मुझे लगा कि ये काम हम लोग को यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगा क्योंकि हम लोग थोड़ा स्लो चालू किया, तो तब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे लगा कि ये अगर हाइड्रोजन इकोनॉमी किक इन होना है कंट्री में, तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो ये जो मैंने किया, ऑफ कोर्स ये एक्चुअली कमर्शियल स्केल में नहीं जाएगा, लेकिन ये इसीलिए किया मैंने कि अगर पब्लिक अवेयरनेस होगा, एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि ऐसे हो सकता है कि कितना सिंपल। देखिए आप, जहां से हम लोग सोलर ऊर्जा से एकदम फ्यूल सेल व्हीकल भी हम लोग दिखा रहे हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि ऐसा भी इकोनॉमी बन सकता है। तो वही मेरा मेन आइडिया है इसमें से कि ओनली टू शो द कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ऊर्जा के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल का एक बढ़िया विकल्प है और इसलिए फोकस ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोटा मिराई से संसद भवन पहुंचे थे, जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार की योजना पाइपलाइन में है, लेकिन इस दौरान आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर प्रकाश घोष ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बाइक का मॉडल तैयार कर लिया है। इस तकनीक में पहले पानी से हाइड्रोजन निकाला जाता है और फिर उसे उच्च दाब पर बाइक में भरा जाता है। प्रयोगशाला में ये प्रक्रिया उलझी हुई लगती है, लेकिन असल में बहुत आसान है। हम लोगों का सोलर लैब है, तो हम लोग का बाहर सोलर पैनल है, तो 7 किलोवाट का लगभग पैनल है, तो वहां से हम लोगों का इनपुट यहाँ आता है। ये आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अभी थोड़ा क्लाउडी है, तो हम लोग का लगभग 1 किलोवाट का टोटल पावर आ रहा है अभी पीवी से। और ये हम लोगों का लोड है जो हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइजर में डालते हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइजर होता क्या है, उसमें पानी डालते हैं हम लोग, तो पानी डालने के बाद वो जब सोलर एनर्जी आता है उसमें, तो उसको स्प्लिट कर देते हैं। अभी पानी में क्या होता है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है दोनों, तो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिला हुआ है उसको ये सोलर ऊर्जा उसको सेपरेट करते हैं, फिर हम लोग का हाइड्रोजन मिल जाता है और हाइड्रोजन फ्यूल का काम करता है। तो फ्यूल मतलब अभी हम लोग डीजल पेट्रोल जो यूज करते हैं उसके जगह हाइड्रोजन भी यूज किया जा सकता है फ्यूल के हिसाब से। तो यही हम लोग, ये जो अभी इलेक्ट्रोलाइजर हम लोग जो बोल रहे हैं, अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी इसका 10 बार प्रेशर देख रहे हैं आपको। हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन लो प्रेशर में हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, जो जाने के बाद हम लोग को वहाँ पर पीछे आप देख पाएंगे जो हाइड्रोजन टैंक्स है। अभी ये टैंक से हम लोगों को अपना व्हीकल का जो टैंक होता है उसमें ट्रांसफर करना होता है। तो हम लोग का ये जो कंप्रेसर है, इसके बाहर हम लोग का एक, जैसे हम लोगों ने सीएनजी डिस्पेंसिंग देखा, सीएनजी डिस्पेंसिंग जैसा हम लोग का हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग है, जो 150 बार में हम लोग इसको स्टोर करके रखा है। अभी वो डिस्पेंसिंग से हम लोग ये जो अपना फ्यूल सेल स्कूटर है, स्कूटर का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टैंक, 2 टैंक है हम लोग का 2 लीटर का, तो टोटल 4 लीटर का टैंक है। ये 4 लीटर टैंक में हम लोग स्टोर हाइड्रोजन 150 बार में स्टोर करते। तो हम लोग और क्या चाहिए हाइड्रोजन के साथ, जैसे हम लोग जब पानी से हम लोग बनाया तो ऑक्सीजन मिला था, ऐसे हम लोग एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे ये जो फैन है, ये फैन एयर से साफ करते हैं ऑक्सीजन, फिर हम लोगों का हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर से मिल जाते हैं। मिल के फिर से जो ऊर्जा हम लोगों ने सोलर से डाला था पानी में, वो वाला फिर से यहाँ पर निकल जाता है और पानी भी निकल के आ जाता है। तो अभी ये जो डिवाइस है, इसमें हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालते हैं और उसमें हम लोगों को एनर्जी मिल जाता है और पानी नहीं मिल जाता है, जो हम लोग पहले डाला था इलेक्ट्रोलाइजर में। तो ये ऐसे कंप्लीट बहुत सिंपल सिस्टम है, जिसमें हम लोग ये अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू हम लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं। तो ये अपना स्कूटर है। प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर है। 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली हाइड्रोजन मिशन पर काम हो रहा है। भारत में बड़ी तादाद में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के साथ गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए स्टेशन बनाने की योजना है। उम्मीद की जा रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ऐसी बाइक्स का चलन बढ़ेगा और लोग इसे पसंद करेंगे। तो ये 1 केजी हाइड्रोजन का कॉस्ट होता है लगभग 500 रुपया। ये वाला व्हीकल जब आएगा और ये जो हाइड्रोजन इकोनॉमी आएगा, तब ये भी उतना ही चीप रहेगा, लेकिन आपका पूरा पॉल्यूशन भी नहीं रहेगा, बहुत अच्छा भी रहेगा। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, गांधी जी का जो खादी, सेल्फ रिलायंस, अभी देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का फ्यूल जो बनेगा ऑन साइट बनेगा, अपने कंट्री में बनेगा। तो ये जो बॉर्डर का जो क्रॉस करना वो जरूरी नहीं है, तो इसीलिए इवन कॉस्ट इफेक्टिव भी अभी नहीं है। लेकिन अपना जो सेल्फ रिलायंस जो है, जो पहले गांधी जी बोलते थे, वो अभी एनर्जी में भी वही सेल्फ रिलायंस आ सकता है, अगर हम लोग एक ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करें तो आत्मनिर्भर भारत बन सकता है।
देश के इंजीनियर्स पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए लगातार प्रयोग करते रहते हैं। इसी दिशा में IIT दिल्ली के युवा इंजीनियर्स ने एक बड़ी कोशिश की है। इन लोगों ने कोशिश सस्टेनेबल सॉल्यूशन नाम की एक संस्था बनाई है। इस संस्था ने एक ऐसा ग्रीन होम प्लांट तैयार किया है जो बायोगैस बनाने के साथ ही बायो मैन्योर भी तैयार करता है। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते बनाया गया ये प्लांट 100% इको फ्रेंडली तो है ही, पोर्टेबल भी है। मेरा नाम अनिल सिंह तोमर है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कोशिश सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है। हम लोगों ने एक ग्रीन होम पोर्टेबल डोमेस्टिक फैमिली साइज बायोगैस प्लांट को डेवलप किया है जो काउडंग एंड फूड वेस्ट पे इजीली रन हो सकता है। ये प्लांट कम्प्लीटली पोर्टेबल है। जैसा कि कन्वेंशनल प्लांट्स में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती थी, इस प्लांट में जरूरत नहीं है। ये प्लग एंड फ्लो मॉडल पर बेस्ड है। आप यहाँ से जहाँ भी इंडिया में जरूरत पड़ती है हम यहाँ से डायरेक्टली अपने हेड ऑफिस से शिप कर देते हैं इसको, और इसको एक समतल जगह पे आप रखेंगे और उसके बाद फीडिंग स्टार्ट कर देंगे, प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा ग्रीन होम बायोगैस एंड बायोमैन्योर प्लांट है। इस प्लांट के मेजर 4 कंपोनेंट हैं। आपका पहला कंपोनेंट जो आता है वो ये फीडिंग पार्ट आता है, जहाँ पे जो भी आपका वेस्ट मटेरियल अवेलेबल है उसको वाटर के साथ इक्वल रेशियो में आप डाइल्यूट करेंगे और इस पोर्शन से आप फीड कर देंगे। जब आप फीडिंग करेंगे तो ये सीधा जो सेकंड पोर्शन हमारा जो इस प्रोजेक्ट की जो है, इस पूरे प्लांट की सोल जो है वो ये डाइजेस्टर है। इस डाइजेस्टर के अंदर जाएगा और जो भी माइक्रोब्स अवेलेबल हैं वहाँ पे वो उस पर अटैक कर देंगे। जो भी फ्रेश फीड आप इसमें डालेंगे और उसको अटैक करने के बाद गैस बनाएंगे, और जो भी गैस बनेगी वो हमारा तीसरा कंपोनेंट इसका है गैस होल्डर। इस गैस होल्डर के अंदर वो सारा गैस स्टोर हो जाता है और इसको फर्दर आप कुकिंग के लिए गैस स्टोव पे यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसका जो एक और प्रोडक्ट निकल के आता है जो हमारा 4th कंपोनेंट है इस प्लांट का, बायो मैन्योर। ये आउटलेट पोर्शन है, यहाँ से जो मैन्योर निकलता है, जो कह सकते हैं इस प्लांट का जो है मेन प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं बायो फर्टिलाइजर, वो इस पोर्शन से बाहर आ जाता है स्लरी को, फिर यहाँ से आप उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज ले सकते हैं। जो भी इससे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें मेन कंपोनेंट जो है मीथेन रहता है, जो इसमें 50 to 60% अराउंड रहता है, जो बर्निंग कंपोनेंट है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन एज इट इज इसको कुकिंग के लिए यूज ले सकते हैं और डेली इससे गैस मिलेगी वो, तो डेली आप यूज ले सकते हैं इसको। तो एलपीजी पे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो इससे खत्म हो जाएगी। ये प्लांट जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल मॉडल्स हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। कन्वेंशनल मॉडल्स में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक ट्रेंड मैशन नहीं मिल पाता है कम्युनिटी एरिया पे, रूरल एरियाज में अगर हम बात करें, जिसकी वजह से पुराने प्लांट्स भी फेलियर हुए हैं। तो इस प्लांट में कहीं भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है और ये रेडी टू यूज प्लांट है। और इसमें जो है हम लोगों ने मेटल का यूज किया हुआ है। एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो है वो एफआरपी में भी अवेलेबल हैं जिनमें लीकेजेस के चैलेंजेस आते हैं। तो कंप्लीट मेटल बॉडी का पूरा सील्ड है, टेस्टिंग करके हम लोग यहाँ से शिप करते हैं, और मेटल को भी कोरोजन से अवॉइड करने के लिए हम लोग इसमें पूरा एफआरपी कोट करके देते हैं। तो इसकी मिनिमम जो है 10 ईयर्स लाइफ की वारंटी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। एंड इसके साथ साथ जो है एक चैलेंज और भी आता है कि स्टोव पे परफेक्ट प्रेशर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हीटिंग टाइम बढ़ जाता है। लोग बायोगैस को अवॉइड कर देते हैं एलपीजी से जब कंपेयर करते हैं। तो हम लोगों ने जो मॉडल डेवलप किया उसमें गैस होल्डर का सेल्फ वेट इतना है कि उसकी वजह से जो स्टोव है उस पर बहुत सफिशिएंट प्रेशर मिलता है और कुकिंग टाइम भी लगभग एलपीजी के इक्वल ही रहता है। ये प्लांट जो है वो डिफरेंट कैपेसिटीज में अवेलेबल रहता है। ये 1 क्यूबिक मीटर, 2 क्यूबिक मीटर, 4 क्यूबिक मीटर में हमारा ये मॉडल अवेलेबल है।
और ये डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी की कहाँ कितना फूड वेस्ट या काउ डंग अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और इनिशियली क्या होता है, इसको कमिश्निंग करते हैं हम एक बार। कमिश्निंग करने के बाद 8 से 10 दिन इसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, सो दैट कि उसमें जो भी माइक्रोबियल कॉलोनीज हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो एक बार डेवलप हो जाए। एंड उसके डेवलप होने के बाद हम लोग रेगुलर फीड स्टार्ट कर देते हैं। तो रेगुलर फीडिंग करेंगे तो रेगुलरली आपको गैस मिलेगी, रेगुलरली आपको बायोमैन्योर मिलेगा। फिर आपको लॉन्ग लाइफ जो है कंटिन्यूस यही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो देखिए, कोशिश की ये कोशिश वाकई में एक सराहनीय कदम है, क्योंकि 100% वेस्ट डालने के बाद इससे 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, बायोगैस भी और बायोमैन्योर भी। और ये चूंकि 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है और ज्यादा से ज्यादा किसान फिलहाल इसका गांवों में उपयोग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।